तो हमारा मिशन ये समझना है कि चाहे कोई किसी नेटवर्किंग इवेंट में खड़ा हो, या नई जॉब का पहला दिन हो, या फिर कोई हाई स्टेक्स इंटरव्यू हो, एक ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाया जाए जो लोगों के दिमाग में छप जाए। तो अगर हम आज की चर्चा की शुरुआत उस एक चीज से करें जो किसी भी बातचीत की नींव होती है, तो वो है कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट सबसे जरूरी है। अक्सर बहुत ही काबिल और स्मार्ट लोग भी इस बुनियादी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि वे कहाँ खड़े हैं और किससे बात कर रहे हैं। सही कहा। कॉन्टेक्स्ट को समझना ना किसी भी परिचय का पहला फिल्टर है। द इंग्लिश डाइजेस्ट और भाषा सीखने वाले प्लेटफॉर्म बसू के स्रोत इस बात की बहुत गहराई से व्याख्या करते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं इस बारे में? वो बताते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग्स में सिर्फ शब्दों का ही नहीं बल्कि पूरी टोन का कैसे बदलाव होता है। मतलब औपचारिक और अनौपचारिक माहौल में। हाँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बोर्डरूम मीटिंग चल रही है जहाँ सब सूट बूट पहन के बैठे हैं। बिल्कुल, तो वहाँ भाषा बहुत संरचित होती है। लोग टाइटल्स का सम्मान करते हैं, जैसे मिस्टर या मिस का उपयोग करना। हाँ, या फिर मे आई इंट्रोड्यूस यू टू जैसे वाक्यों से शुरुआत करना। लेकिन अगर इसी टोन को उठा के किसी कैजुअल पार्टी में इस्तेमाल किया जाए तो इंसान बहुत ही अजीब और रोबोटिक लगेगा। हाँ, मतलब लोग सोचेंगे कि ये किस जमाने से आ गया है। बिल्कुल। इनफॉर्मल सेटिंग्स में आपको उस भारी भरकम ढांचे को गिराना होता है। वहाँ महज हे दिस इज माई फ्रेंड या व्हाट्सअप से ही बात बन जाती है। मतलब माहौल के तापमान को पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, और अपनी भाषा को उसके हिसाब से ट्यून करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। लेकिन यहाँ भाषा के अलावा एक और चीज है जो बहुत बड़ा खेल करती है। वो क्या? संस्कृति या कल्चर। हाँ, कल्चरल डिफरेंस। इंग्लिश विद किम का एक स्रोत इस पर बहुत ही दिलचस्प रोशनी डालता है। अगर हम पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें। हाँ, वहाँ के नियम काफी अलग है। बिल्कुल, वहाँ पहली मुलाकात के कुछ अलिखित नियम है। भारत या कई एशियाई देशों में क्या होता है कि हम अजनबियों से बहुत जल्दी उनके परिवार, उनकी उम्र या शादी के बारे में पूछ लेते हैं। हाँ, ट्रेन में सफर करते हुए लोग पूछ लेते हैं कि बेटा कितना कमा लेते हो। एग्जैक्टली। लेकिन पश्चिमी देशों में पहली ही मुलाकात में किसी की उम्र पूछना या क्या आपके बच्चे हैं जैसे सवाल दागना बहुत ही अभद्र या रूड माना जाता है। ये तो काफी बड़ा कल्चर शॉक हो सकता है किसी के लिए। हाँ, तो स्रोत सलाह देता है कि इन माइनफील्ड से बचने के लिए ओपन एंडेड और सुरक्षित सवालों का इस्तेमाल होना चाहिए। सुरक्षित सवाल जैसे कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? अच्छा, यानी इस इवेंट में आपका आना कैसे हुआ? बिल्कुल, ये सामने वाले को स्पेस देता है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे बता सके। ये काफी स्मार्ट अप्रोच है। लेकिन इस सुरक्षित अप्रोच पर मैं एक काउंटर पॉइंट रखना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अगर कोई व्यक्ति किसी नेटवर्किंग इवेंट में है और बस आप यहाँ कैसे आए, या आजकल मौसम बहुत खराब है ना, जैसी रटी रटाई स्मॉल टॉक ही कर रहा है, हाँ, तो वो भीड़ से अलग कैसे दिखेगा? मतलब अगर एक इवेंट में 100 लोग हैं और 99 लोग यही पूछ रहे हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। बिल्कुल। क्या ये बातचीत बेहद उबाऊ नहीं हो जाएगी? क्या ध्यान खींचने के लिए थोड़ी रिस्क लेकर कुछ अलग नहीं पूछना चाहिए? ये एक बहुत ही तार्किक उलझन है। मतलब जब हम स्मॉल टॉक या सुरक्षित सवालों की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे बोरिंग मान लेते हैं। हाँ, लगता है कि यार वही घिसी पिटी बातें। लेकिन यहाँ इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना होगा। जब कोई किसी अजनबी से पूछता है आप क्या काम करते हैं, तो असल में उसे उसकी जॉब टाइटल से कोई खास मतलब नहीं होता। अच्छा, तो फिर पूछते क्यों हैं? ये सवाल केवल जानकारी बटोरने के लिए नहीं है, ये एक पुल या ब्रिज बनाने के लिए है। एक कनेक्शन बनाने के लिए। हाँ, जब दो अजनबी आमने सामने होते तो दोनों के दिमाग में एक हल्की सी नर्वसनेस या बचाव की मुद्रा होती है। एक गार्डअप रहता है उनका। एग्जैक्टली। सुरक्षित सवाल उस नर्वसनेस को खत्म करके एक कॉमन ग्राउंड, एक सुरक्षित जमीन तलाशने का काम करते हैं। ओके, तो एक बार जब वो पुल बन जाता है, हाँ, जब सामने वाले को लगता है कि हाँ, ये इंसान सुरक्षित और समझदार है, अब बातचीत अपने आप उन उबाऊ विषयों से निकलकर गहरे मुद्दे पर चली जाती है। बिल्कुल। शुरुआत में ही बहुत अलग दिखने के चक्कर में अत्यधिक व्यक्तिगत सवाल पूछना उस पुल को बनने से पहले ही तोड़ सकता है। ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। चलिए इस बात की थोड़ी और परतें खोलते हैं। कैजुअल पार्टी या नेटवर्किंग इवेंट्स में तो हम इन सुरक्षित सवालों के जरिए एक पुल बना लेंगे। हाँ, वहाँ समय होता है। लेकिन क्या हो जब किसी के पास ये पुल बनाने का समय ही ना हो? मतलब? मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी के सीईओ के साथ एक लिफ्ट में फंस गया है और उसके पास महज 30 सेकंड हैं। ओहो, क्लासिक एलिवेटर पिच की स्थिति। हाँ, हाई स्टेक्स पिच या जिसे कॉर्पोरेट दुनिया में एलिवेटर पिच कहते हैं, वहां ये सारी थ्योरी कैसे काम करेगी? ऐसे क्षणों के लिए जहां समय कम और दांव बहुत ऊंचे हों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म आसाना की रिसर्च
एक बहुत ही सटीक 3 Cs फ्रेमवर्क की बात करती है। 3 Cs? ये कौन से 3 C हैं? आपका परिचय क्लियर, कंसाइज और कंपेलिंग होना चाहिए। यानी स्पष्ट, संक्षिप्त और आकर्षक। बिल्कुल, एक बेहतरीन एलिवेटर पिच 30 सेकंड से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 30 सेकंड? हाँ, और इसे 0 से खड़ा करने के 5 स्पष्ट चरण हैं। अच्छा, वो 5 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले अपना नाम और अपनी मुख्य भूमिका बताएं। दूसरा, तुरंत उस समस्या पर आएं जो उस सीईओ या उस कंपनी से जुड़ी हो। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हाँ। तीसरा, अपना समाधान पेश करें। चौथा, अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन बताएं। वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब? ये स्पष्ट करें कि आपका तरीका बाकियों से बेहतर क्यों है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, एक कॉल टू एक्शन छोड़ें। तो अगर इसे सीधे शब्दों में समझें, हाँ। तो बजाय ये कहने के मेरा नाम एक्स है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, हाँ, ये तो बहुत आम हो गया है। इसकी जगह कोई कुछ ऐसा कहेगा, मेरा नाम एक्स है, हाँ। मैंने देखा है कि आपकी कंपनी के ऐप में चेकआउट के दौरान यूजर्स काफी ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं। वाह, सीधा प्रॉब्लम पर आ गए। हाँ, मैंने पिछले साल एक ऐसा ही पेमेंट गेटवे डिजाइन किया था जिसने कार्ट अबैंडनमेंट को 20% तक कम कर दिया था। बेहतरीन वैल्यू प्रोपोजिशन। और आखिर में कॉल टू एक्शन, मुझे लगता है कि हम इस पर बात कर सकते हैं। क्या मैं अगले हफ्ते आपकी टीम को इसका एक डेमो दिखा सकता हूँ? बिल्कुल, ये एक परफेक्ट उदाहरण है। उस व्यक्ति ने 30 सेकंड में बता दिया कि वो कौन है, वो उनकी कौन सी पीड़ा दूर कर सकता है और अगला कदम क्या होना चाहिए। इसमें कोई फालतू बात नहीं। एकदम टू द पॉइंट। अब इसी हाई स्टेक्स माहौल को एक प्रॉपर जॉब इंटरव्यू में लेकर चलते हैं। हाँ, वो भी एक बड़ा प्रेशर कुकर सिचुएशन होता है। बिल्कुल। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और जॉब पोर्टल इंडीड की गाइड्स यहाँ एक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यानी अतीत, वर्तमान, भविष्य के फॉर्मूले का जिक्र करती हैं। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है? उनका डेटा बताता है कि अगर कोई करियर फेयर चल रहा है तो परिचय 30 से 45 सेकंड का होना चाहिए, क्योंकि वहां बहुत भीड़ होती है। हाँ, वहाँ किसी के पास ज्यादा समय नहीं होता। लेकिन अगर कोई एक प्रॉपर इंटरव्यू रूम में बैठा है तो वो इसे 90 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आराम से खींच सकता है। ओके, 2 मिनट तक का समय मिलता है। हाँ। और इंडीज की गाइड में एक सबसे कड़ा नियम दिया गया है। वो क्या? अपने रिज्यूमे को रट कर कभी मत सुनाएं। और ये तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, और ये रिज्यूमे वाली बात बहुत ही सटीक है, क्योंकि अगर सोचा जाए तो इंटरव्यूअर के ठीक सामने टेबल पर रिज्यूमे रखा हुआ है। बिल्कुल, वो से पढ़ सकते हैं। अगर कोई वही बुलेट पॉइंट्स लाइन से पढ़कर सुनाने लगे तो ये वैसा ही है जैसे कोई किसी मेहमान को एक बहुत ही लजीज डिश परोस रहा हो। अच्छा। लेकिन उसे डिश चखने देने के बजाय वो उसके पैकेट पे लिखे इंग्रेडिएंट्स या सामग्री को पढ़कर सुनाने लगे। अरे बाप रे। इसमें थोड़ा नमक है, थोड़ा मैदा है, 2 चम्मच चीनी है। अरे भाई, डिश सामने है, उसे चखने का मौका तो दीजिए। ये तुलना एकदम बिंदु पर चोट करती है। मतलब बहुत ही सटीक है। रिज्यूमे केवल तथ्य या फैक्ट्स बताता है। सिर्फ डेटा। हाँ, इंटरव्यूअर उन तथ्यों के पीछे की कहानी और नतीजे जानना चाहता है। क्वांटिफाइबल आउटकम्स। एग्जैक्टली। यहीं पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का फॉर्मूला जादू करता है। जब कोई अपने पास्ट की बात करता है तो वो सिर्फ डिग्रियों की सूची नहीं देता, बल्कि बताता है कि उसने किन चुनौतियों का सामना किया है। और प्रेजेंट में? प्रेजेंट में वो बताता है कि आज उसकी क्षमताएं क्या हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फ्यूचर, यानी वो आगे क्या करना चाहता है। हाँ, ये बताना कि वो इसी कंपनी में इसी विशेष भूमिका के लिए क्यों बैठा है। कनेक्ट करना। बिल्कुल। जब रेज्यूमे की सूखी जानकारी को इस फॉर्मूले में पिरोया जाता है तो वो एक कथा बन जाती है जिसे इंसान का दिमाग आसानी से याद रख पाता है। चलिए, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। अब एक ऐसी परिस्थिति पर आते हैं जो अक्सर अच्छों के पसीने छुड़ा देती है। ऐसी कौन सी स्थिति है? मान लीजिए किसी ने इंटरव्यूअर को तो इम्प्रेस कर लिया, लेकिन अब पहला दिन है और उसे अपनी ही नई टीम के सामने जाकर खड़ा होना है। ओह, फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन। हाँ, उन लोगों के सामने जिनके साथ हर दिन 8 घंटे काम करना है। ये अजनबियों से बात करने से काफी अलग है। ये स्थिति वाकई में एक अलग तरह के दबाव का निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ खुद को एक लीडर या एक्सपर्ट के तौर पर भी स्थापित करना है। और साथ ही ये भी दिखाना है कि आप घमंडी नहीं हैं। बिल्कुल। YouTube के करियर विद चैनल की गाइड नई टीम के सामने खुद को पेश करने का एक 5 चरणीय व्यवहारिक ढांचा देती है। ये 5 स्टेप्स क्या हैं? ये इस तरह चलता है। सबसे पहले अपना नाम और भूमिका बताएं। दूसरा कदम है सीखने की इच्छा या ह्यूमिलिटी दिखाना। ह्यूमिलिटी, ओके। तीसरा है अपनी कुछ प्रासंगिक ताकतों का जिक्र करना, ताकि उन्हें पता चले कि आप क्या वैल्यू ला रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स बताना। चौथा है कंपनी और टीम के प्रति उत्साह दिखाना। और पांचवा है भविष्य के लिए एक निमंत्रण देना। निमंत्रण मतलब कैसा निमंत्रण? जैसे ये कहना कि मैं अगले कुछ हफ्तों में आप में से हर एक के साथ कॉफी पर बैठकर आपके प्रोजेक्ट्स को समझना चाहूंगा। अच्छा, रुकिए। करियरविद्स की ये सीखने की इच्छा वाली बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। क्यों? इसमें क्या समस्या है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को
उसकी विशेष विशेषज्ञता या एक्सपर्टीज के लिए कंपनी ने एक भारी पैकेज पर हायर किया है। हाँ। अगर वो इंसान पहले ही दिन अपनी नई टीम के सामने जाके ये कहे कि मुझे अभी आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है, तो क्या ये थोड़ा इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसा नहीं लगेगा? क्या टीम के लोग ये नहीं सोचेंगे कि यार हमने किसे काम पर रख लिया, इसे तो खुद कुछ नहीं आता? ये एक बहुत ही स्वाभाविक डर है जो कई हाई अचीवर्स को होता है, लेकिन यहाँ विनम्रता या ह्यूमिलिटी का अर्थ अपनी तकनीकी स्किल्स या काबिलियत को कम करके आंकना नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? ये समझना होगा कि जब भी कोई नया, खासकर ऊंचे पद का व्यक्ति किसी स्थापित टीम में आता है, तो टीम के अंदर एक मनोवैज्ञानिक असुरक्षा पैदा होती है। उन्हें लगता है कि कोई उनके काम में दखल देगा। एग्जैक्टली। जैसे कि नया अल्फा उनके क्षेत्र में आ गया हो। जब कोई ये कहता है कि मुझे आपसे सीखना है, तो वो अपने काम के बारे में नहीं, बल्कि उनके कल्चर, उनके काम करने के स्थापित तरीकों और कंपनी के इतिहास के बारे में बात कर रहा होता है। ओह, मैं समझ गया। हाँ, वाह। वो एक तरह से उन्हें ये संदेश दे रहा है कि मैं यहाँ रातों रात सब कुछ बदलने या आप पर हुक्म चलाने नहीं आया हूँ, मैं आपके अनुभव का सम्मान करता हूँ। वाह, ये एक लाइन तो टीम की उस डिफेंसिव दीवार को तुरंत गिरा देगी। बिल्कुल, और सहयोग या कोलैबोरेशन का रास्ता खोल देती है। यानी ये अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चालाक और मैच्योर लीडरशिप मूव है। 100%। ये वाकई सोचने का एक नया नजरिया है। और अगर हम कॉर्पोरेट लीडर से थोड़ा पीछे हटके छात्रों या स्टूडेंट्स की दुनिया में जाएं। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए तो ये सब बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। बिल्कुल। तो SKS इंटरनेशनल का स्रोत छात्रों के लिए एक बहुत ही सीधा फॉर्मूला देता है। वो फॉर्मूला क्या है? उनके अनुसार छात्रों को अपनी ग्रीटिंग, नाम, क्लास, स्कूल, एक शौक या हॉबी, एक उपलब्धि और भविष्य के लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। काफी सिंपल और स्ट्रक्चर्ड है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही काम की सलाह है। मुश्किल या भारी भरकम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ना करें। ये तो बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। अक्सर छात्र ये सोचते हैं कि डिक्शनरी के सबसे मुश्किल शब्द बोलने से भी ज्यादा स्मार्ट लगेंगे, लेकिन असल में ये बातचीत को बहुत ही असहज बना देता है। सादगी की अपनी एक अलग ताकत होती है, चाहे वो कोई छात्र हो या कोई CEO। अगर सामने वाले को बात समझने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ रहा है, तो मतलब परिचय फेल हो गया है। बिल्कुल, आपका परिचय फेल हो चुका है। और फेल होने की बात से ही हम इस चर्चा के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां हम डील ब्रेकर्स को समझेंगे। हाँ, वो गलतियां जो सब कुछ बिगाड़ देती हैं। मतलब किसी की स्क्रिप्ट एकदम शानदार है, उसने 3 C's का पालन भी कर लिया, लेकिन अगर डिलीवरी का तरीका ही गलत हो तो सारी मेहनत पानी में मिल जाती है। एकदम सही। FLM के स्रोत में कुछ ऐसी ही भयंकर गलतियों का विश्लेषण किया गया है। FLM की लिस्ट बहुत ही आंखें खोलने वाली है। तो क्या है वो बड़ी गलतियां? सबसे पहली और सबसे आम गलती है रैम्बलिंग या बिना रुके लगातार बोलते जाना। मतलब बोलते ही रहना, सामने वाले को बोलने ही ना देना। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बिना ब्रेक की गाड़ी ढलान पर छोड़ दी गई हो। जब लोग नर्वस होते हैं तो वो चुप होने से डरते हैं और जो मन में आता है बोलते जाते हैं। ये तो बहुत होता है इंटरव्यूज में। दूसरी बड़ी गलती है अपने परिवार की पृष्ठभूमि या फैमिली बैकग्राउंड का पूरा इतिहास सुना देना। मेरे दादाजी यहाँ काम करते थे टाइप। हाँ, जब तक आपका पारिवारिक बैकग्राउंड सीधे तौर पर जॉब या उस माहौल से जुड़ा ना हो, उसका जिक्र करना गैर जरूरी है। ये एक प्रोफेशनल मीटिंग है, कोई रिश्तेदारी का जमावड़ा नहीं। बिल्कुल सही बात है। और तीसरी गलती है बहुत ही सामान्य या वेग बातें करना, जैसे मैं बहुत हार्डवर्किंग हूँ, बिना किसी ठोस उदाहरण के। हाँ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता आज के समय में। और चौथी गलती है अपनी बातचीत की शुरुआत ही माफी मांगने वाले लहजे या अपोलोजेटिक टोन से करना। अपोलोजेटिक टोन जैसे मुझे पता है कि मुझे इस फील्ड का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन इस तरह के वाक्य पूरे आत्मविश्वास को 1 सेकंड में 0 कर देते हैं। माफी मांगने वाली बात तो सीधे तौर पर खुद को कमतर दिखाने जैसी है। बिल्कुल। और बसु की गाइड हमें ये याद दिलाती है कि कोई अपने शब्दों से जितना बोलता है उससे कहीं ज्यादा उसका शरीर बोल रहा होता है। हाँ, हमारी बॉडी लैंग्वेज। अगर कोई किसी फॉर्मल सेटिंग में है तो उसका हैंडशेक फर्म होना चाहिए, मरे हुए इंसान के हाथ जैसा नहीं। वो लूज हैंडशेक बहुत अजीब लगता है। बिल्कुल। बात करते समय कम से कम 60 से 70% समय आई कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान होनी चाहिए। हाँ, और अजनबियों से बात करते समय एक हाथ की दूरी बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। आर्म्स लेंथ। हाँ, क्योंकि अगर कोई किसी के पर्सनल स्पेस में बहुत ज्यादा घुस जाएगा तो भी शब्दों पर ध्यान देने के बजाय बस पीछे हटने की कोशिश करते रहेंगे। ये बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच FLM की गाइड से एक बात निकल कर आती है जो थोड़ी विरोधाभासी लगती है। वो क्या? वे कहते हैं कि आपका परिचय रोबोटिक या बहुत ज्यादा रटा हुआ नहीं लगना चाहिए। हाँ, रटा हुआ तो नहीं लगना चाहिए। अब कोई भी आम इंसान इस बात का संतुलन कैसे बनाएगा? एक तरफ उसे 90 सेकंड के अंदर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कवर करना है, 3 C's का ध्यान रखना है, स्माइल भी करनी है, और दूसरी तरफ बोलते समय ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि वो कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है।
ये सब एक साथ कैसे संभव है? ये वाकई में एक रस्सी पर चलने जैसा काम है और इसका एकमात्र समाधान है वो तकनीक जो एफएलएम साझा करता है। अच्छा, वो तकनीक क्या है? अपने स्क्रिप्ट को कभी भी शब्द दर शब्द या वर्ड फॉर वर्ड याद करने की कोशिश ना करें। मतलब पूरा रट्टा मत मारे। बिल्कुल। जब कोई हर एक शब्द रटता है और बीच में एक भी शब्द भूल जाता है तो उसका दिमाग पैनिक कर जाता है। और वहीं से वो बिना ब्रेक की गाड़ी वाला वाकया शुरू होता है। एग्जैक्टली। इसके बजाय अपनी कहानी के केवल मुख्य बिंदुओं को या बुलेट पॉइंट्स को याद रखें। सिर्फ कीवर्ड्स याद रखें। हाँ, टाइमर लगाएं और उन बुलेट पॉइंट्स के आधार पर 3-4 बार अलग-अलग तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करें। अच्छा, खुद को फोन पर रिकॉर्ड करके सुने और सबसे जरूरी बात, वो क्या है? बोलते समय दिमाग में ये सोचें कि आप किसी इंटरव्यू रूम में नहीं हैं, बल्कि कॉफी पीते हुए अपने किसी सीनियर कलीग को अपनी बात बता रहे हैं। एक कैजुअल लेकिन रिस्पेक्टफुल टोन। हाँ, जब कोई इस टोन में बात करता है तो उसकी आवाज में एक स्वाभाविक उतार चढ़ाव आता है जो रटे रटाए होने के प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर देता है। वाह! तो अगर इस पूरे डीप डाइव के ज्ञान को हम एक साथ समेटें तो एक शानदार और प्रभावशाली अंग्रेजी परिचय महज कुछ नियमों का एक तालमेल है। बिल्कुल। चाहे 30 सेकंड का समय हो या 2 मिनट का, असाना के 3 C's क्लियर, कंसाइज, कंपेलिंग हमेशा न्यू रहेंगे। हाँ, वो बेसिक्स हैं। रेज्यूमे की सूखी सामग्री को पकने दीजिए और इंटरव्यूअर्स को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के फॉर्मूले से अपनी कहानी का स्वाद चखने दीजिए। और टीम के सामने विनम्रता और आत्मविश्वास का सही मिश्रण रखिए। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर बिना रुके बोलने वाली गाड़ी पे ब्रेक लगाना सीखिए। प्रासंगिकता यानी कोई क्या बोल रहा है और किससे बोल रहा है, यही तय करेगा कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा। ये सभी बिंदु पूरी तरह से सटीक है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगी जो आज की इस डिजिटल दुनिया में हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपना फर्स्ट इंप्रेशन बेहतर बनाना चाहता है। अच्छा, वो क्या विचार है? आज हमने बात की कि जब हम किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो एक बेहतरीन वर्बल परिचय कैसे दें। हाँ। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि जैसे ही वो मीटिंग खत्म होती है या वो पार्टी खत्म होती है, लोग तुरंत अपना फोन निकालते हैं और आपको गूगल करते हैं या लिंक्डइन पर सर्च करते हैं। ये तो हर कोई करता है आजकल। तो सोचने वाली बात ये है, क्या आपका वो सावधानी से तैयार किया गया आत्मविश्वास से भरा परिचय आपके उस डिजिटल फुटप्रिंट से मेल खाता है जो इंटरनेट पर मौजूद है? बिल्कुल। वाह, मतलब जो ऑनलाइन इमेज है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने किसी इवेंट में खुद को एक बहुत ही संगठित, विजनरी और प्रोफेशनल इंसान के तौर पे पेश किया। हाँ। लेकिन जब उन्होंने उसे ऑनलाइन खोजा तो उसकी प्रोफाइल आधी अधूरी है या वहां कुछ ऐसा है जो उसके कहे गए शब्दों से बिल्कुल उलट है। ओह, तो सारा इंप्रेशन वहीं टूट जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने लाखों रुपए का एक शानदार डिजाइनर सूट तो पहन लिया, लेकिन उसकी आस्तीन पर लगा हुआ नियॉन रंग का प्राइस टैग हटाना भूल गया। बेहतरीन एनालॉजी। वो एक छोटी सी चूक पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई अपनी शब्दों की स्क्रिप्ट तैयार करे तो एक नज़र अपनी डिजिटल स्क्रिप्ट पर भी जरूर डालें। ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को लेकर सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब हमारा वर्बल ट्रेलर और हमारी डिजिटल फिल्म दोनों एक ही कहानी का हिस्सा लगने चाहिए। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगली बार जब कोई इंसान किसी से हाथ मिलाए और अपना नाम बताए तो उसे याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा है, वो एक पुल बना रहा है। सही कहा। उम्मीद है कि आज के इन स्रोतों से निकले ज्ञान के मोतियों ने श्रोताओं के उस पुल को और मजबूत कर दिया होगा। हमारे इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।